अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर 16 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्री रिस्क एनालिसिस। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था चैप्टर वो था डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड था कि कंपनीज किस तरीके से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं, कंपनीज को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बातें जो है इंपॉर्टेंट थी उसके एनालाइज करने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जी जब मल्टीनेशनल कंपनी जो है किसी दूसरी कंट्री में जाती है तो उसके लिए कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जो उसको कंसिडर करने होते हैं, जो उसको एनालाइज करने पड़ते हैं। विदाउट देयर एनालिसिस दे कांट मूव दैट कंट्री बिकॉज they will face too many problems if they don't analyze these problems. So today's the contents of the chapter includes the following topics: why country risk analysis is important, political risk, financial risk factors, indicators of economic growth. So हम कहते हैं कि जी कंट्री रिस्क एनालिसिस जो है क्या होती है, किस तरीके से कंपनीज को इसको एनालाइज करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी कंट्री रिस्क होता क्या है, क्या चीजें इसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं। सो कहता है कि एन एमएनसी conducts country risk analysis when assessing whether to continue conducting business in a particular country. The analysis can be used when determining whether to implement new project in the foreign country. ठीक है कि कंपनी जब एमएनसी जाती है दूसरी कंट्रीज में तो वहां पे तो एक तो ऑलरेडी वो जा चुकी होती है, ठीक है, तो वो अपना जो है बिजनेस परफॉर्म कर रही होती है। तो अब जब वो ऑलरेडी वहां पे जा चुकी है, बिजनेस परफॉर्म कर रही है, तो फिर भी वो रिलैक्स तो नहीं हो सकती, उसको हर किस्म के जो है रिस्क फेस करना पड़ते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही होती है, कंट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही होती है, ठीक है, इकोनॉमी जो है बेहतर हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स आ रहे होते हैं। तो जब वो उस कंट्री में मौजूद होती है फिर भी उसको डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब वो जो है एक नई कंट्री में जाने की कोशिश करती है तब भी उसको जो है क्या करना पड़ता है, अपने नए प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहां पे जो है मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सो अगर आप पहले से ही इन सब चीजों को नजर में रख लें, इन चीजों को एनालाइज कर लें, तो क्या हो जाता है कि आपके लिए फ्यूचर में आसानी हो जाती है अपने बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। सो कहता है कि कंट्री रिस्क कैन बी पार्टीशन इनटू द कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इट्स फाइनेंशियल रिस्क। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क जो है इसके दो मेन हेड्स हैं जिसके अंडर जो हम इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमें इन दो चीजों को एनालाइज करना चाहिए। जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं एज एन एमएनसी, वहां पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एक नया प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इन दो रिस्क को जो है पहले से एनालाइज करना चाहिए। सर कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर countries risk so that they can make investment decision that maximize their MNC's value। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्न हम क्या कहते हैं कि जो है कंपनीज का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है शेयर होल्डर्स का। तो जब हम एमएनसीज का जिक्र करेंगे तो उनका भी पर्पस क्या होगा कि हमें अपनी जो है एमएनसीज का जो है वो वेल्थ को इंक्रीज करें, उनके जो है वैल्यू को इंक्रीज करें, उनके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर को चाहिए कि वो इन दो किस्म के जो रिस्क है, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल रिस्क, इसको प्रॉपर तरीके से पहले एनालाइज करे, उसको देखे कि ये होते क्या है, कैसे इनको जो है मेजर किया जाता है, ठीक है, और फिर इसके जो है स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाएगी। सो कहते हैं कि व्हाई कंट्री रिस्क एनालिसिस इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है रिस्क एनालिसिस। पहली बात कहते हैं कि कंट्री रिस्क इज पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट ऑफ अ कंट्रीज एनवायरनमेंट ऑन एमएनसीज कैश फ्लोज। जैसे कि हमने कहा कि एमएनसीज क्या करती है कि दूसरी कंट्री में जब जाती है तो वहां से वो क्या करती है, अपने अर्निंग्स गेन करती है। तो वो अर्निंग्स उसकी क्या होती है, वो उसके लिए जो है कैश फ्लोज होती हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि कंट्री रिस्क एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर कंट्रीज वेयर द एमएनसीज इज करंटली डूइंग बिजनेस। कि हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी जो है एनालाइज कर सकते हैं कि करंटली जो हमारे बिजनेसेस वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, एमएनसीज जो हैं, ठीक हो गया कि उस कंट्री में जब वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम जो है वहाँ उनको जो है मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, उन कंट्रीज को जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि कंट्रीज में किस तरीके से सिचुएशन चेंज हो रही है, कैसे जो है पैटर्न चेंज हो रहा है बिजनेसेस का, कैसे जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही है, तो हमें उसके साथ भी एक किस्म की अटैचमेंट रहती है। If the country risk level of a particular country begins to increase, the MNC may consider divesting its subsidiaries located there. So अगर उसको जो है कंट्रीज की जो है सिचुएशन क्या हो जाती है, वो जो है एडवर्स के सिचुएशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, वहां पे जो है रिस्क, कंट्री रिस्क लेवल जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
तो कंपनीज के पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि वो अपने जो है क्या करें कि जो उसके सब्सिडरीज हैं उनको डाइवर्स्ट करना शुरू कर दें, ठीक है, उसको जो है शॉर्ट करना शुरू कर दे, उनको जो है लिमिटेड करना शुरू कर दे, क्योंकि उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं रही, ठीक है। वो जो है क्या करेगी, अपने आप को जो है रिड्यूस करेगी। क्यों रिड्यूस करेगी, क्योंकि जो है जब वो इस चीज को जो है डाइवर्स्ट नहीं करेगी तो इसका जो है प्रॉब्लम उसके लिए क्या होगी कि वो जो है अपने ऑपरेशन को जब कम नहीं करेगी तो उसके जो है प्रॉफिट्स वगैरह सारे के सारे जो है इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या करती है कि उसकी कोशिश क्या हो जाती है कि वो अपने जो है जो एसेट्स हैं फाइनेंशियल या एथिकल या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या जो भी उसके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो जो है उसको क्या करे, रिड्यूस करना शुरू कर दे, ठीक है। सो कहता है कि MNCs can also use country risk analysis as screening device to avoid conducting business in countries with excessive risk. Events that heighten country risk tend to discourage USD direct foreign investment in that particular country. सिर्फ इसी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते कि आप जो है वहां पे इन चीजों को मॉनिटर करते हो, बल्कि आपके लिए जो है एक स्क्रीनिंग डिवाइस का पर्पस भी परफॉर्म करता है कि जब आप एक कंट्री में जाते हो तो वहाँ की इकोनॉमी को पहले से ही जो है कि स्क्रीन कर लेते हो, उसकी कंट्री के जो है जो भी रिस्क होते हैं पॉलिटिकल या फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो आप पहले से स्क्रीन कर लेते हो, आप देख लेते हो कि कौन कौन से रिस्क जो है यहाँ पे ज्यादा है। अगर आपको नजर आ जाता है कि इस कंट्री के जो है रिस्क बहुत ज्यादा है, कंट्री लेवल रिस्क बहुत हाई है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। और यही बात की है कि यहाँ पे जो है जब यूएस के जितने भी एमएनसीज हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है डिस्करेज कर देती है, जहां पे उनको नजर आ जाता है कि रिस्क बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि वो जो है अब अपने आप को रिस्क में तो पुट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो जो है अपना जो डिसीजन होता है उसको पहले से ही रिजेक्ट कर देती है कि हम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सो कहते हैं कि कंट्री रिस्क is not restricted to predicting major crisis, and MNC may also use this analysis to revise its investment or financing decision in light of recent events. ठीक है, कि वो क्या करती है कि सिर्फ इस चीजों तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखती कि हमने जो कहा कि वो मॉनिटर करती है या जो है वहां पे क्राइसिस को देख लेती है तो वो उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश अपने आप को वहां तक रिस्ट्रिक्ट करे, बल्कि वो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को भी देखती है कि वो जो है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में भी सोचे, अपने फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सोचे, अगर कोई इस किस्म के इवेंट्स हो चुके हैं, कोई मिसहैप्स हो चुके हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करे, अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करे, क्योंकि वो जो है मजीद वहां पे इन्वेस्टमेंट अगर करेगी तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी अगर वो किसी किस्म की जो है इवेंट से मिसहैप से गुजर चुकी होती है वो कंट्री। सो कहता है कि in a given any given week the following unrelated international events may occur around the world: a terrorist attack, a major labor strike in industry, a political crisis due to scandal within a country, concern about a country's banking system that may cause a major outflow of funds, the imposition of trade restrictions on imports। ठीक है, तो किसी किस्म का भी इवेंट हो सकता है, प्रीवियसली लेट से हो सकता है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो, या जो है क्या हुआ हो कि जो है लेबर इंडस्ट्री ने स्ट्राइक कर दिया हो, या फिर कोई स्कैंडल आया हो पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह की वजह से, ठीक हो गया तो उसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उस कंट्री में, या फिर जो बैंकिंग सिस्टम जो है वो सही ना हो, उसके जो है कुछ कंसर्न्स उससे रिलेटेड, या जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हो, तो उन चीजों का इफेक्ट जो है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पड़ेगा इंटरनेशनल आपकी जो है एमएनसीज पे, ठीक है। तो इंटरनेशनली जब इस किस्म के मिसहैप्स हो जाते हैं तो आपके अगर वहां पे कोई ना कोई जो है सब्सिडरी काम कर रही है तो जाहिर सी बात है आप भी उससे इफेक्ट होंगे, ठीक है। जब आप उससे इफेक्ट होंगे तो आप मजीद वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे या उस कंट्री में जाओगे नहीं, या फिर अगर आपने कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया था या फाइनेंसिंग डिसीजन लिया था उसको होल्ड कर सकते हो। सो कहते हैं कि any of these events could affect the potential cash flows to be generated by an MNCs or cost of financing project and therefore affect the value of MNCs। ठीक है, कि इस किस्म के जितने भी इवेंट्स हो जाते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ उसकी कैश फ्लोज को तो इफेक्ट नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो जब उसके जो है कैश आउटफ्लोज जो है या कैश फ्लोज जो उसकी जनरेट हो रही थी वहां से वो इफेक्ट होना शुरू हो जाए, रिड्यूस होना शुरू हो जाए, तो इट मींस कि उसके प्रॉफिट्स इफेक्ट हो रहे हैं या फिर उसके लिए जो है कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई है, तो वो जो है क्या करेगी, डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि वो एमएनसीज जो आपके वहां पे उस कंट्री में काम कर रही है उसकी जो है वैल्यू पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, वो जो है अपने रियल वैल्यू से डाउन होना शुरू हो जाएगी। सो कहते हैं कि if MNCs reduces its exposure to all such events in a given week, a new set of events will occur in the following week. For each of these events, an MNC must consider whether its cash flows will be affected or whether there has been a change in policy to which it should respond। ठीक है, कि आपके जो है कंट्रीज में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ठीक है। इस किस्म के इवेंट्स अगर ना भी हो, ठीक हो गया, या आप अपने आप को इस किस्म के इवेंट्स से रिड्यूस कर देते हो कि जी आप उस कंट्री में नहीं जाते जहाँ पे इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन हर कंट्री में कोई ना कोई इश्यूज तो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हर
कंट्री के जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं, आपको उसके साथ साथ जो है एज ए मल्टीनेशनल कंपनी इन चीज़ों को देखना होता है और इन चीज़ों को क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना होता है, क्योंकि ये आपकी जो है कैश फ्लोस को इफेक्ट करेगी किसी ना किसी तरीके से। सो हम कह सकते हैं कि जी कंट्री रिस्क एनालिसिस जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आप कहते हो कि जी ये इवेंट हो गया तो हमने इस पे जो है ओवरकम कर लिया या ये स्ट्रेटेजी अपना ली, पॉलिसी बना ली, तो हम जो है सेफ हो गए, नहीं, बल्कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हैपन मिसहैप्स होते रहेंगे, इवेंट्स होते अनकर होते रहेंगे, आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होंगी टाइम टू टाइम विद द नीड्स ऑफ द situation. Most MNCs will not be affected by every event, but they will pay close attention to any event that may have an impact on the industries or countries in which they do business. They also recognize that they cannot eliminate their exposure to all events, but may at least attempt to limit their exposure to any single country specific event. ठीक है कि जाहिर सी बात है कि अब ये जो है पूरी दुनिया है, तो दुनिया में जो कुछ हो रहा होगा तो उसपे तो वो सारा की सारी चीजें उस पर इफेक्ट नहीं हो रही होंगी। जो चीजें उसको इफेक्ट कर रही होंगी उस पर तो वो अपनी पूरी का पूरा तवज्जो दे सकता है, ठीक है कि किस तरीके से वो जो है उसको इफेक्ट कर रही होती है, या फिर किस तरीके से जहाँ पे जो है वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है वहां पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, या जो है किसी कंट्री में ऐसा कुछ जो है इवेंट इनकर हुआ है, ठीक है, जिससे जो है उसके बिजनेस इफेक्ट हो सकता है किसी ना किसी तरीके से, तो वो उसके लिए जो है पॉलिसीज बना सकता है। अगर वो इन चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो हमारे रिकग्निशन से मुराद ये नहीं होता है कि हम ये कहें कि जी सारे का सारा रिस्क जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है या वो उस चीज को जो है एलिमिनेट कर देती है, बल्कि वो कोशिश कर सकती है कि अपने उस रिस्क जो है जो एक्सपोजर है उसको लिमिटेड कर सकती है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो है ज्यादातर रिस्क ऐसे होते हैं जो आप खत्म नहीं कर सकते, बल्कि जब हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि हमारा मकसद जो है 100% रिस्क को खत्म करना नहीं होता, और ना ही ये पॉसिबल है कि आप 100% जो है कुछ रिस्क को खत्म कर दो, बल्कि हम क्या कर सकते हैं उसको इतना जो है लिमिट कर सकते हैं जितना हम क्या कर लें, अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी अफोर्डेबिलिटी के उसमें जो है दायरे में उसको ला सकते हैं। एमएनसीज को भी जो है इसी तरीके से इन चीजों को डील करना पड़ता है। पहले रिस्क हम जो कहा कि हमारे पास मौजूद है वो है पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से जो है इस चीज को इफेक्ट करती है। कहना है कि जी MNCs must assess countries' risk not only in countries where it currently does business, but also in those where it expects to export or establish subsidiary. जाहिर सी बात है कि आप जो है सिर्फ इसके साथ तो आपका कंसर्न नहीं है कि आपने वहाँ पे FDI की हुई है तो वही कंट्री आपके लिए जो है वहाँ की पॉलिटिकल रिस्क आपको इफेक्ट करेगी, बल्कि जिस कंट्रीज में आपकी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं तो एक्सपोर्ट भी आपकी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या करेगी, डायरेक्टली आपकी उस कंट्री में जो है जो आपके एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि जब हम देख लें लेट्स से हड़ताल वगैरह की सिचुएशन हो, स्ट्राइक्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो जब स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे होंगे तो क्या होगा कि बिजनेस स्टॉप हो जाएंगे। जब बिजनेस स्टक हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो है जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो वैसे की वैसे पड़े होंगे, तो आपकी जो कैश फ्लोज जनरेट हो रही थी वो भी जो है वहीं पे रुक जाएंगी। कहते हैं कि several characteristics of country may significantly affect performance and the MNC should be concerned about the likely degree of impact for each। ठीक है कि जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हर कंट्री में जो है आपकी परफॉर्मेंस को एमएनसीज एज एन एमएनसीज इफेक्ट करती हैं, क्योंकि और उसका कुछ ना कुछ रोल होता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। जैसे कि उन्होंने जो है 11 सितंबर 2001 टेररिस्ट अटैक की यूनाइटेड स्टेट में जो है सिचुएशन का जिक्र करें कि जब वहां पे जो है क्या हुआ, क्या अटैक हुआ, तो वहां पे जो है सिचुएशन खराब हो गई, ठीक है, एंड इट हाइटेंड द अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल रिस्क जो है एज एन इंडिकेटर लोगों को शो होने लगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क होगा। कहते हैं कि as one might expect many countries characteristic related to the political environment can influence an MNCs. An extreme form of political risk is the possibility that the host country will take over a subsidiary। ठीक है कि हर किस्म के जो है पॉलिटिकल रिस्क एनवायरनमेंट जो है उनकी स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी चल रही होती है, कुछ ना कुछ सिचुएशंस जो है चल रही होती है पॉलिटिकली, जो क्या करती है मैसेज को इफेक्ट कर रही होती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात कौन सी होती है कि अगर वो जो है कंट्री क्या कर ले कि उनके सब्सिडी को टेक ओवर कर ले, वो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है कि इन सम केसेस एक्सप्रोप्रिएशन, सम कंपनसेशन, the amount decided by the host country government is awarded. In other cases, the assets are confiscated and no compensation is provided. Expropriation can take place peacefully or by forcefully। कि कुछ कंट्रीज में कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि जहाँ पे जो है जब वो टेक ओवर करती है तो उनको जो है कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता है, उनको कुछ ना कुछ पैसे दे दिए जाते हैं कि आप जो है ये कंट्री जो है ये कंपनी हमें दे दो, या फिर कहीं पे क्या हो जाता है कि वो जो उसको कोई कंपनसेशन नहीं देती और जबरदस्ती उनसे वो कंट्री जो है कंपनी टेक ओवर कर ली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जी एक्सप्रोप्रिएशन जो है पीसफुली भी हो सकती है और बाय फोर्स भी हो सकती है, क्योंकि उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो तो सबसे स्ट्रांग होती है।
तो गवर्नमेंट को तो जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है या फिर उसको जो है विलिंगली कुछ ना कुछ कंपनसेट करके उससे कंपनी ले ली जाती है, या फिर क्या हो जाता है कि उसको वो कंपनी छोड़नी पड़ती है। So कहते हैं कि there for the following are some of the major common forms of political risk. पहली चीज, attitude of consumer in the host country, actions of host country, host government, blockage of funds, currency inconvertibility, war, bureaucracy, corruption। ठीक हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके मल्टीनेशनल कंपनीज को, ये कॉर्पोरेशंस को इफेक्ट करती है। सो पहली चीज हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर इन द होस्ट कंट्री। ये कंज्यूमर आपका डायरेक्टली जो है क्या कह सकते हैं उसको, हम कह सकते हैं कि एंड यूजर है उस प्रोडक्ट का आपका। तो जब आपका एंड यूजर प्रोडक्ट का जो है एटीट्यूड चेंज होगा, वो आपकी कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, फॉरेन प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करता, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो फिर आपकी जो है जितनी भी सेल हो रही है या एफडीआई आप कर रहे हो, उसका आपके लिए जो है कोई फायदा नहीं होगा। और इसलिए हम कहते हैं कि a mild form of political risk is to an exporter is a tendency of residents to purchase only local products. Even if exporter decide to set up a subsidiary in the foreign country, this philosophy could prevent its success. ठीक है कि अगर वहां पे जो है ये फिलोसफी चल रही है कि बाय पाकिस्तानी, जैसे हम कहते हैं कि जी बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट, तो हर बंदा जो है सिर्फ अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करता है, तो क्या होगा कि चाहे वो जो है एमएनसी वो एक्सपोर्ट भी कर रही है या फिर वो जहाँ पे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो इस फिलोसफी को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब वो इस फिलोसफी को चेंज नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्रीवियसली अगर हम देख लें तो जब हवावे का इशू चल रहा था, चाइना को जो है उन्होंने गूगल ऐप देना छोड़ दिया था हवावे को, तो हवावे ने क्या कर दिया कि जो है सारी कंट्रीज ने एक साथ स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है वी विल परचेज नाउ चाइनीज प्रोडक्ट एंड दैट विल बी हवावे। ठीक है, सो हवावे ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और जितने भी जिनके पास आईफोन वगैरह थे और जो भी जो है गूगल डिवाइसेस थी, वो सारे के सारे उन्होंने हटा दी। ठीक हो गया, और इवन जो है कंपनीज ने उनको कहा कि हम आपको जो है कंपनसेट करेंगे, कि जिसके पास जो है क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जिसके पास जो है हवावे मोबाइल फोन होगा उसको जो है उसको कंपनसेशन भी मिलेगी। ठीक है, तो अब इस किस्म की जब फिलोसफी चलना शुरू हो जाए, कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हो जाए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे आप एफडीआई कर लो या जो भी कर लो, आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और इसी के जो है इन्होंने एक एग्जांपल दिया, कहता है कि ऑल कंट्रीज टेंड टू एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन कंज्यूमर्स टू परचेज फ्रॉम लोकली ओन्ड मैन्युफैक्चरर्स। In the United States, consumers are encouraged to look for the made in US say label. MNCs that consider entering a foreign market or have already entered that market must monitor the general loyalty of consumer toward locally produced products. ठीक है कि हर कंट्री की कोशिश होती है कि वो अपने जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, क्योंकि जैसे हमारी कंट्री ने किया कि सारे के सारे जो है एक्सपोर्ट्स को महंगा कर दिया, अपने जो है इंपोर्ट्स को जो है महंगा कर दिया, करेंसी को जो है डिवैल्यू कर दिया, ताकि लोग जो है क्या करें, बाहर के प्रोडक्ट ना खरीदे, पाकिस्तानी परचेजिंग कर दे, प्रोडक्ट की परचेजिंग शुरू कर दे। इसी तरीके से कहता है कि यूएस ने क्या किया, इनकरेज किया अपने जो है जितने भी कस्टमर्स थे, क्या किया कि उनको कहा कि आप जो है मेड इन यूएस से जितने भी लेबर प्रोडक्ट्स लगे होंगे आप सिर्फ वही परचेज करो। ठीक है, तो अब अगर इस किस्म की सिचुएशन चल रही होती है और आपके कस्टमर जो है लॉयल हैं, तो फिर चाहे वहां पे आप ऑलरेडी जो है बिजनेस कर रहे हो या आप सोच रहे हो वहां जाने का, आपके लिए जो है फायदा नहीं हो सकता, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो कहता है कि if consumers are very loyal and local to local products, a joint venture with a local company may be feasible, more feasible than exporting strategy. The September 11, 2001 terrorist attack caused some consumers to pay more attention to the country where products are produced. ठीक है, सो फिर आपके लिए जो है एक लास्ट स्ट्रेटेजी यही रह जाती है कि आप क्या कर लो कि वहीं पे लोकल जितने भी जो बिजनेसेस हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनके साथ आप जो है क्या कर लो, जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर लो। ठीक है, बजाय इससे कि आप अपनी रिकग्निशन के साथ वहां पे जाओ, आप एक जॉइंट वेंचर की सूरत में वहां पे आ जाओ, ताकि वहां पे जो है लोगों को ये पता ना चले कि आप जो है कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, तो वो आपको जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, या फिर वो इस चीज को देखें कि हमारा अपना लोकल जो है लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, हमारी कंट्री को बेनिफिट मिल रहा है, तो इस चीज को जो है प्रमोट करें। जैसे कि उन्होंने कहा कि सितंबर 11 2001 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, तो तब से जो है कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो वो इस चीज पे अटेंशन दे रही हैं कि जी ये कौन से मुल्क में प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये इस कंट्री का प्रोडक्ट तो नहीं है, तो वो इन चीजों पे जो है बड़ा फोकस करती है। सेकंड चीज जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है एक्शंस ऑफ होस्ट गवर्नमेंट, कि जब आपकी होस्ट गवर्नमेंट, जैसे हमने कहा कि वो क्या करिए, एक्सप्रोप्रिएशन करा देती है, तो इस किस्म की जो पॉलिसीज वगैरह होस्ट गवर्नमेंट बनाती है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है इनइफेक्टिव हो सकती है, आपकी जो है तमाम की तमाम जो है ट्रांजैक्शंस, आउटफ्लोज, इनफ्लोज को इफेक्ट करती है। और इसलिए कहते हैं कि various actions of host country government can affect the cash flows of an MNCs. For example, a host government might impose pollution control standard, which affect cost, and additional corporate taxes, which affect tax earnings, as well as withholding tax and fund transfer restriction, which affect after tax flows sent to the parent.
ठीक है कि अगर आप देखें तो पहली चीज हम देखते हैं इसमें कि आप जो है देखते हो कि कैश फ्लोस को कैसे इफेक्ट करती है होस्ट गवर्नमेंट। तो हम क्या देते हैं कि जी पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड उन्होंने लगा दिया, तो अब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उसको कोई ना कोई मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, जब वो उसके लिए जो है मेजर्स लेगी तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो अब वो कॉस्ट उस पर एडिशनल आ गई है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस पर जो है कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, जब कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिए तो फिर उसके पास जो है अर्निंग्स कम रह जाएंगी, आफ्टर टैक्स अर्निंग्स कम रह जाएंगी। ठीक है, और फिर ऊपर से अगर वो जो है फंड्स ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि जी आप अपने जो है फंड्स को मुल्क से बाहर नहीं भिजवा सकते, तो उसके लिए एक और प्रॉब्लम बन जाएगी कि वो जो है क्या करेगी, किस तरीके से जो है अपने जो आउटफ्लोज थे या जो उसने जो अर्निंग्स की थी, इनफ्लोज जो की थी उसने, वो कैसे जो है अपने पेरेंट कंपनी को भिजवाएगी। तो वो भी जो है उसको अब क्या कर रही है, इफेक्ट करना शुरू कर देगी और उसके जो है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड, जैसे जो है इन्होंने एग्जांपल दिए, कहता है कि रिसेंटली द चाइनीज गवर्नमेंट एनेक्टेड अ लॉ रिक्वायरिंग कंप्यूटर चिप्स टू इंक्लूड security technology that is licensed by Chinese firms. In addition, China imposes a 17% tax on computer chips sold there, but provides a rebate of up to 14% for chips produced locally. This may discourage chip manufacturers such as Intel and Broadcom from selling chips in China. कि जैसे चाइना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिंपली कह रहा है कि उन्होंने कहा कि जितने भी कंप्यूटर आपके पास बनेंगे, ठीक हो गया, उसमें आप क्या करोगे, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जो है, जो चाइनीज फर्म है, जो दैट इज लाइसेंस बाय चाइनीज फर्म, सी हो गया, वो क्या करेगी, वो जो है अपनी जो है चिप्स वगैरह बनाएगी। तो कहता है कि जो है जो चाइना इम्पोजेस जो है उसने 17% टैक्स लगा दिया उन पे जो क्या करेंगे कि कंप्यूटर चिप्स सोल्ड करी कंपनीज, लेकिन जो क्या करेंगी कि जो है अपने मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स जो अपने चिप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, अगर वो उनके चिप्स लगा के जो है उसको सेल आउट करेगी क्योंकि कंप्यूटर्स को, तो फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट उसको 14% जो है टैक्स रिबेट देगी। तो जब उसको 14% टैक्स रिबेट मिल रहा है तो उसके जो है जाहिर सी बात है दिमाग खराब थोड़ी ना है कि वो जो है क्या करेगी, अपने आप को 17% टैक्स में लेकर आएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी उनके मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने एंटेल और ब्रॉडकॉम की जो है चिप्स जो है सेल करना छोड़ दिया और अपने जो है लोकली प्रोड्यूस चिप्स जो है वो उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो जब इस किस्म की जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि अब एंटेल जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इस तरीके से इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जी some MNCs use turnover in government members or philosophy as a proxy for a country's political risk. While this can significantly influence the MNC's future cash flows, it alone does not serve a suitable representation of a political risk. A subsidy will not necessarily be affected by changing governments. ठीक हो गया कि आपके अगर देखें तो गवर्नमेंट में जितने आपके जो है मेंबर्स जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो वो जो है हम क्या कर रहे थे कि उस कंट्री का हमें पता चलता है कि वहाँ की पॉलिटिकल रिस्क क्या है, कि हर आए दिन जो है कोई ना कोई बंदा बदल रहा हो, पोजीशन पे बदल रहा हो, या जो है इलेक्शंस और री इलेक्शंस के किस्से चल रहे हो, तो उससे क्या पता चल जाता है, वो आपको एज एन इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं कि जी यहाँ पे कंट्री के पॉलिटिकल रिस्क की सिचुएशन क्या है। तो अब इस चीज से तो कोई फर्क इतना खास नहीं पड़ता कि वो बंदा जो है क्या करता है कि कौन सी पार्टी का है या कौन बैठा हुआ है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि वहां पे जो दूसरा बंदा आ जाता है वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, उनके अपने कुछ जो है एजेंडाज होते हैं। सो कहते हैं कि furthermore a subsidiary can be affected by new policies of the host government or by change attitude towards the subsidiary's home country, and therefore the subsidiary, even when the host government has no risk of being overthrown. क्यों क्या कि आपके पास क्या होता है कि आप जब नई जो है गवर्नमेंट आएगी, जाहिर सी बात है तो वो नई पॉलिसीज लेकर आएगी, जैसे मैंने आपको कहा। तो जब वो नई पॉलिसीज लेकर आएगी तो हो सकता है कोई जो है गवर्नमेंट एमएससीज को बड़ा सपोर्ट करती हो, प्रमोट कर रही हो, कुछ जो है नहीं करती। ठीक है, तो वो जो है सारा का सारा पैटर्न उसके साथ चेंज हो जाता है। सो कहते हैं कि होस्ट गवर्नमेंट can use various means to make an MNC's operation coincide with its own goals. It may, for example, require the use of local employees for managerial position at subsidiary. In addition, it may require social facilities such as exercise room, non-smoking areas, or special environmental controls such as air pollution control. ठीक है, सो जब आपके पास जो है क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट होस्ट गवर्नमेंट में जो है क्या हो जाता है, एक नई बंदा आ जाता है, ये अपनी पॉलिसी चेंज कर लेता है और वो चाहता है कि एमएनसी जो है हमारे मुल्क के हमारे पॉलिसीज के साथ चले, हमें उससे बेनिफिट्स और हमारे गोल जो है कॉमन हो जो है शेयर्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है वो उसको जो है कहेगा कि हमारे जितने भी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हायर पोजीशंस हैं उसमें हमारे बंदों को आप जो है एडजस्ट करो, हमारे एम्प्लॉय लोकल लोग जो है वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, उनको जो है स्पेशल एरियाज प्रोवाइड करो जहाँ पे वो एक्सरसाइज वगैरह कर सकें, या कोई और सोशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, और इन्वायरमेंटल कंट्रोल का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। So furthermore, it is not uncommon for a host government to require special permits, impose extra taxes,
or subsidize competitors. All of these actions represent political risk in that they reflect a country's political characteristics and could influence an MNC's cash flows. So कहता है कि ये आपके पास जो कोई अनकॉमन चीज नहीं है, ये तो कॉमनली आपको नजर आता है कि गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज पे परमिट करती है कि आपने क्या कर दिया, स्पेशल परमिट्स उनको चाहिए होते हैं, कुछ टैक्सेस वो लगाती है या सब्सिडाइज करती है अपने कंपटीटर्स को, तो क्या ताकि जो है अब हम देखें ना तो हर पॉलिटिकल जो है पार्टी की अपने कुछ ना कुछ जो है कुछ एजेंडाज होते हैं, कुछ थीम्स होते हैं। जैसे आप जो है देख लें तो हमारे पीटीआई के अपने कुछ एजेंडाज थे, क्योंकि प्रीवियस जो पार्टीज थी उनके अपने कुछ एजेंडाज थे। इस तरीके से हर कंपनी जो है जब वो गवर्नमेंट आती है तो उसके कुछ अपने अपने जो है एजेंडाज होते हैं और वो उन एजेंडाज पे काम करती है। कोई जो है मल्टीनेशनल्स को प्रमोट करती है, कोई अपने लोकल को प्रमोट करती है, ठीक हो गया, कोई जो है गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है। तो हर बंदा अपने लेवल पे अपने प्लान्स के साथ चलता है। तो इस तरीके से जब वो जो है देखती है कि हमारी गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी कंट्री को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसके लिए वो क्या करती है, उसी तरीके से स्ट्रेटेजीज भी बनाती है, उसी तरीके से वो क्या करती है, अपने प्लान्स इंप्लीमेंट करती है, और ताकि जो है जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे ज्यादा बेनिफिट्स गेन किया जाए। जिसकी इन्होंने एक एग्जांपल आपको दी हुई है, कहता है कि इन मार्च 2004 एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर रिप्रेजेंटिंग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डिसाइडेड टू फाइन माइक्रोसॉफ्ट अबाउट 500 million euros equivalent to about $610 million at that time for abusing its monopolistic position in computer software। क्या हो गया कि अब क्या हुआ कि सिचुएशन क्या थी कि 2004 में यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट को फाइन कर दिया। किस लिए फाइन कर दिया कि उसने जो अपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन बनाई हुई है, कि they also imposed restriction on how Microsoft can bundle its Windows multimedia player and its personal computers sold in Europe। और उस पर भी जो है उन्होंने कहा कि जी आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो है विंडो मीडिया प्लेयर कैसे हमारे लिए पोर्ट कर दिया, ये तो हमारी अपनी मर्जी, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें। आप हमें किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि जी हमने जो है इसी सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा और आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, आप तो अपनी मोनोपोलिस्टिक वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। So Microsoft argued that the fine is unfair because it is not subject to such restrictions in its home country, the United States. Some critics argue, however, that the European regulators are not being too strict, but rather that the US regulators are being too lenient। ठीक है, सो उन्होंने जो है क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट बेचारे ने जो है आर्ग्यू किया कि यार ये तो अब जो है टैक्स अनफेयर है। क्यों अनफेयर है? क्योंकि हमारी कंट्री में तो इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूएस तो ऐसा नहीं है। तो फिर लोगों ने इस पे जो है अपने आर्गुमेंट्स वगैरह दिए, कहा कि जी हो सकता है जो है हमारी यूरोपियन यूनियन की जो है इतने स्ट्रिक्ट तो नहीं है रेगुलेटर्स, लेकिन आपसे ठीक से बात कर रहे हैं, आपसे जो है एक जेन्युइन रीजन उन्होंने बता दिया आपको। हो सकता है कि आपके जो है यूएस में काफी जो है रेगुलेटर्स बहुत लीनियंट है, लेकिन हमारी तरफ से तो कोई ऐसी खास स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आप उसको कहो कि जी हमने आप पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा कर दी हैं। सो दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो है उसमें इफेक्ट करती है पॉलिटिकल रिस्क में, ठीक हो गया, वो चीज आपके पास जो है लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अगर हो लोकल प्रोडक्ट्स पे, कंपनीज पे, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है मल्टीनेशनल्स को। कहता है कि इन सम केसेस एमएनसीज आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन द होस्ट कंट्री व्हिच अलाउज इलेजिटिमेट बिजनेस बिहेवियर्स टू नॉट टेक मार्केट शेयर। ये हो गया कि आपके जैसे हमारे पाकिस्तान है तो वहाँ पे देख लें तो आपकी जो है रिस्ट्रिक्शन बहुत ही वीक है, लॉज वगैरह सब कुछ बनाए गए, कॉपीराइट्स वगैरह। लेकिन क्या है कि आपके मुल्क में जब दूसरी कंपनी आती है उसके प्रोडक्ट्स जो है हर कोई बंदा कॉपी कर लेता है, एक प्रोडक्ट के 50 किस्म के प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, उसके थोड़े से नेम को ऊपर नीचे करके कोई जो है बिल्कुल सेम नेम पे भी बेच रहा होता है। सो कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलिंग इश्यूज फॉर एमएनसीज इज द फेलियर बाय होस्ट गवर्नमेंट्स टू enforce copyright laws against local firms that illegally copies MNC's product. For example, local firms in Asia commonly copy software produced by MNCs and sell it to a customer at lower prices. Software producers lose an estimated $3 billion in sales annually in Asia for this reason. ठीक है कि आपके जो है अगर हम देखें तो एशिया कंट्रीज में जिसमें हम रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह ने जो कॉपीराइट्स लॉस को इतना वो नहीं किया होता, तो आप देख लें आप क्या करते हैं कि आप जो है एक सीडी खरीदते हैं विंडो की, ठीक है, सारी पायरेटेड विंडोज होते हैं, ठीक है, आप जो है उसको विंडो को 50 दफा किया, जब तक सीडी टूट ना जाए तब तक आप जो है उसको इस्तेमाल करते हुए विंडो इंस्टॉल करते रहते हैं। लेकिन बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बना ली, आपको जो अपना एक लाइसेंस दे दिया, आप 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो रजिस्टर्ड वर्जन को, और उसके बाद आप जो है फिर वो सीडी काम की नहीं रहती। तो इससे क्या हो जाता है कि उसकी सेल्स जो है चलती रहती है। लेकिन जब हमारी कंट्री में आ जाते हैं तो वहाँ पे इस किस्म के क्रैक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं कि आप जो है क्या कर लेते हो, पायरेटेड विंडोज जो है रजिस्टर करा लेते हो और उनको यूज करते रहते हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई और उसने कहा कि तकरीबन 3 बिलियन जो है उनको एनुअली सेल्स लॉस होता है, ये हो गया एशिया में। तो इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए ये होता है। तो एमएनसीज इसमें जो है बड़ा प्रॉब्लम फेस करती है। Furthermore, the legal system in some countries do not adequately protect a firm against copyrights violation or other illegal means of obtaining market share. ठीक है,
कि कुछ जो है वहाँ पे मसला क्या हो जाता है कि लीगल सिस्टम उनकी कंट्रीज के जो है इतने सेफ नहीं होते कि वो जो इन चीज़ों को रोक सके कि कॉपीराइट्स की वायलेशन ना हो सके, या फिर क्या हो जाता है कि कुछ कंट्रीज और तरीके से जो है फिलॉसफीज अपना शुरू कर देती है, या जो है उसके अगेंस्ट जो है नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर देती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ट्रांसफर। ठीक है कि कुछ कंट्रीज जो है वो क्या कर देती है कि उनकी जो है जो फंड्स होते हैं बाहर कंट्री अपने जो है पेरेंट कंपनी में जा रही है, उसको फंड्स को जो है ब्लॉक कर देती है। किस तरीके से कहता है कि सब्सिडीज ऑफ एमएनसीज ऑफन sends fund back to the headquarters for loan repayment, purchase of supplies, administrative fees, limited earnings or other purpose. In some cases, a host government may block funds transfer, which may could force subsidiaries to undertake projects that are not optimal just to make use of the funds. यह है कि वो अपने लोन रिपेमेंट्स या परचेज जितनी भी सप्लाई करनी होती है उसके फंड्स हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव फीस वगैरह होती है, वो सारे ये सारे अर्निंग जो है वो पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर करती है। तो कुछ होस्ट कंट्रीज क्या कर रही थी, उसको रोक देती है कि आप जो अपने फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिससे क्या हो जाता है कि जो सब्सिडीज होती हैं तो वो आप अपने पास तो फंड्स को ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी तो ध्यान में रखते हैं। क्यों क्या कि उसकी जो है वर्थ कम हो रही है, तो वो क्या करते हैं कि लोकली जो है बस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जो इतना खास उनके लिए जो है प्रॉफिट्स का सोर्स नहीं बनता, लेकिन क्या करना है कि कुछ ना कुछ तो अर्न करने बजाय इसके कि वो पैसों को वहां पे अपने पास ब्लॉक में रखें। So alternatively, the MNC may invest the funds in local securities that provide some return while the funds are blocked. But this return may be inferior to the what could have been earned on the funds emitted to the parent. तो क्या कि ये जो है बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जब आप जो है क्या करते हैं कि एमएनसीज वगैरह अपने पेरेंट कंपनीज को भिजवा देती हैं वो फंड्स, तो वो जो है एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, तो ह्यूज रिटर्न्स भी वो एक्सपेक्ट करती है। लेकिन जब आप इस तरीके से लोकल कंपनीज में करना शुरू कर देते हैं, लोकल सिक्योरिटीज में करना शुरू कर देते इन्वेस्टमेंट, तो उसके रिटर्न्स भी एज पर योर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। नंबर डी कहता है कि करेंसी एंड कन्वर्टिबिलिटी, सम गवर्नमेंट्स डू नॉट अलाउ होम करेंसी टू बी एक्सचेंज इनटू अदर करेंसीज। ये हो गया कुछ कंट्रीज जो है इतने रिस्ट्रिक्ट होती हैं कि वो अपनी करेंसीज को एक्सचेंज नहीं होने देती। जब आपकी कंट्री जो है क्या करती है इस तरीके से बैन कर देती है कि आप जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि आप हमारी करेंसी को दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि दस द अर्निंग्स जनरेटेड by a subsidiary in these countries cannot be remitted to the parent through currency conversion। तो जब वो पेमेंट्स करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसी करेंसी में जाएगी, दूसरी करेंसी में वो कन्वर्ट हो उसको तो होने नहीं दे रहे, तो वो उसी करेंसी में पैसे उसके पास आएंगे। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है कि when the currency is inconvertible and MNC's parent may need to exchange it for goods to extract benefits from projects in that country। तो वो जाहिर सी बात है कि लास्ट ऑप्शन उनके पास क्या रह जाता है कि वो जो है क्या कर ले, उस पे गुड्स को एक्सचेंज कर ले और उससे कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट हासिल कर ले उन प्रोजेक्ट से। अदरवाइज डायरेक्टली तो फंड्स की ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वॉर की सिचुएशन। वॉर जो है क्या करता है कि कंट्रीज को इफेक्ट करती है, किस तरीके से इफेक्ट करती है, लेट्स सी। Some countries tend to engage in constant conflict with their neighboring countries or experience internal turmoil. This can affect the safety of employees hired by an MNC subsidiary or by salespeople who attempt to establish exports market for the MNC। ठीक है कि जब आपकी कंट्रीज में जो है नेबर कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, वहाँ पे हमेशा जो है वॉर की सिचुएशन आपको नजर आती है, या इंटरनली आपकी जो है कंट्री टर्मोइल की सिचुएशन फेस कर रहे थे, वहाँ पे अपने डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे इंटरनल। ठीक है, तो उस कंट्री के जो है जो कंट्रीज में जहाँ पे एमएनसीज काम कर रही हैं वो जो है वो थोड़ा सा जो है सेफ्टी कॉन्शियस हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कि वहाँ पे जो ऐसे ना हो कि जी कोई जो है अगवा बराए तवान की सिचुएशन हो जाए, या फिर उस पर जो है एमएनसी पे अटैक कर दिया जाए कि जी कंट्री को नुकसान पहुंचाना है, तो अब किसी मल्टीनेशनल को जो है लॉस्ट कर दिया गया या उसके जो है किसी बड़े को मार दिया गया। तो इस किस्म की सिचुएशंस जो है उनको फेस करनी पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि उसकी सेफ्टी कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाती है मल्टीनेशनल कंपनीज की। और कहते हैं कि इन एडिशन कंट्रीज प्लेग्ड बाय द थ्रेट ऑफ वॉर टिपिकली हैव वॉलेटाइल बिजनेस साइकिल्स व्हिच मेक द एमएनसीज कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम सच कंट्रीज मोर अनसर्टेन। और फिर अगर कोई कंट्रीज ऐसी हो जहाँ पे हमेशा जो है वॉर थ्रेट्स चल रही हो कि जी बस अब अटैक होने वाला है, कल अटैक होगा, परसों होगा, इस तरीके से सिचुएशन चल रही होती है, तो वहाँ पे बिजनेसेस भी जो है स्टेबल नहीं होते, उनके जो है बिजनेस साइकिल भी वॉलेटाइल चल रहा होता है क्यों, और जो जितने भी एमएनसीज हैं उनके जो है जो कैश फ्लोज होती हैं वो भी अनसर्टेन होना शुरू हो जाती हैं। So कहता है कि the terrorist attack on United States on September 11, 2001 arose the expectation that the United States would be involved in a war. MNCs were adversely affected by their potential exposure to terrorist attacks, especially if their subsidiaries were located in countries where there might be an anti-US sentiment. Even if an MNC is not directly damaged due to a war, it may incur cost from ensuring the safety of its employees। क्योंकि कि जैसे सितंबर 11 का वाकया हुआ था, क्योंकि तो यूनाइटेड स्टेट के जो है लोगों को बस एक एक्सपेक्टेशन थी कि अब जो है वॉर स्टार्ट हो जाएगी। जब वॉर स्टार्ट होने की सिचुएशन आ गई तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो हमारे जो है क्या थे कि वो जो है एमएनसीज के अगेंस्ट थी कि जी वो जो है यूएस की कंपनी है, तो अब यूएस के तो हमने नुकसान पहुंचाना है, डायरेक्टली यूएस के साथ वॉर तो नहीं हो सकती, तो हम उसके मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं।
तो उन्होंने क्या कर दिया कि उनके जहाँ पे भी जितने कंट्रीज में काम कर रहे थे और जहाँ पे जो है वो एंटी यूएस है हो गया, तो वहाँ पे उनके जो है सेफ्टी की कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो गई। तो अब वो डायरेक्टली वॉर से तो इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो है कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज की जो है सेफ्टी बढ़ाना शुरू कर दी। जैसे अगर हम यहाँ पे अपने लोकल जो है एनजीओ को देखें, तो कोई भी स्ट्राइक्स या कुछ होना शुरू हो जाता है, उनकी जो है थोड़ी सी कंट्री में सिचुएशन खराब होना शुरू हो जाए या जो है आपके उस एरिया में सिचुएशन खराब हो जाए, तो डायरेक्टली जो है क्या हो जाती है कि वहाँ पे एनजीओ जो है अपना काम रोक देती है, अपने एम्प्लॉयज को जो छुट्टी दे देती है कि ऐसे ना हो कि कोई ना कोई नुकसान उनको पहुंच जाए। जैसे इन्होंने जो है वॉर 2003 जो है इराक की एग्जांपल दी हुई है आपको, यह है कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़े, किस तरीके से यूएस इफेक्ट हुआ, एमएनसीज इफेक्ट हुई। कहता है कि व्हेन द वॉर इन इराक बिगन इन 2003, एमएनसीज कैश फ्लोज वर अफेक्टेड इन वेरियस ways. The war caused friction between the United States and some countries in the Middle East. Consequently, MNCs faced the possibility that their buildings or offices overseas might be destroyed and their employees might be attacked. ये हो गया कि जब आपके जो है 2003 में इराक की वॉर शुरू हुई, दूसरी वजह से क्या हुआ कि दूसरे कंट्रीज में भी जो है थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आई। मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने जो है अपने जो है अपना फ्रिक्शन शो करना शुरू कर दिया कि जी हम जो है यूनाइटेड स्टेट की कंट्रीज को वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो अब उनको जो है पॉसिबल किस चीज के डर था एमएनसीज को जो यूएस बेस्ड थी, कि ऐसे ना हो कि हमारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दिया जाए, हमारे ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या हमारे एम्प्लॉयज को जो है अटैक कर दिया जाए, उनको जो है नुकसान पहुंचाया जाए। Furthermore, demand for US product and service by consumer in the Middle East declined, क्योंकि इसकी वजह से जो है मिडिल ईस्ट में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम होगी, सर्विसेज की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी वॉर में था। So कहता है कि in addition, because of friction between the United States and the France over how the situation in Iraq should be handled, French demand for some products produced by US-based MNCs also declined. To a lesser extent, there was a protest by the citizen. हो गया कि फ्रेंच वालों ने जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया, वहाँ की जो लोकल सिटीजन थे कि जी अमेरिका ने वॉर छेड़ दी है, नुकसान कर रहे हैं, लोग जो है जुल्म कर रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से उन्हें प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और यूएस के प्रोडक्ट्स को परचेज करना छोड़ दिया। तो जब इन्होंने जो है यूएस के प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू किया, तो यूएस की इकोनॉमी यहाँ से भी इफेक्ट होनी शुरू होगी। अब डायरेक्टली सिर्फ वॉर वहाँ पे चल रहा था, लेकिन दूसरे साइड से भी उनकी जो है कंपनीज पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया प्रोडक्ट्स पे। So in other countries which could have reduced the demand for products produced by US, this form of country risk is not limited to a US-based MNCs. Friction periodically arises between many countries. कि अब ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा कि यूएस बेस्ड जो एमएनसीज थी उनकी प्रोडक्ट्स पे जो है इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाए, बल्कि ये जो है एक्सटेंड होती गई बाकी कंट्रीज में भी, जो है जितने प्रोडक्ट्स उनकी सेल आउट होते, जितनी भी जो है एमएनसीज थी वो भी इफेक्ट होना शुरू हो गई। जैसे कहता है कि जस्ट एज फ्रेंच कंज्यूमर रिड्यूस देयर डिमांड फॉर यूएस प्रोडक्ट इन 2003, US consumer demand reduced their demand for French wine and reduced their travel to France. The French government tourist office estimated that revenue received in the France due to US tourism in 2003 was about 500 million less than the in the previous year. कि उन्होंने क्या कर दिया कि अब ये जाहिर सी बात है कि यूएस ने भी तो कोई ना कोई रिएक्शन शो करना था वहाँ के लोगों ने, तो उन्होंने भी क्या कर दिया कि फ्रेंच के वाइन्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है परचेज करना छोड़ दिया, उनकी जो है ट्रैवलिंग करना फ्रांस जो है छोड़ दिए। जब उन्होंने जो इस चीज़ को जो है क्या करना का शुरू कर दिया, उसके जो है प्रोडक्ट्स परचेज करना शुरू छोड़ दिया, तो फ्रांस के जितने भी टूरिस्ट थे उन्होंने जो है जब एस्टिमेट लगाया तो 500 मिलियन जो है उनकी सेल्स लेस हुई थी, क्योंकि यूएस ने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। तो जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो इनडायरेक्टली भी जो है बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस जो है एमएनसीज को फेस करना पड़ता है। और इसलिए कहता है कि इवन इफ एमएनसीज वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेरियस प्रोटेस्ट, देयर वर सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी अबाउट हाउ द वॉर माइट एडवर्सली अफेक्ट द एमएनसीज बाय वीकनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। क्योंकि क्या चलो सही हम कह देते हैं कि जी प्रोटेस्ट वगैरह से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लोगों ने जो है उसकी परचेजिंग इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं की, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस तो कर सकती हैं कि जिस कंट्री में जो है वॉर वगैरह की सिचुएशन चल रही है वहां पे जो है उसके इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है। जैसे कहता है कि देयर वाज कंसर्न दैट द ऑयल प्राइसेस वुड राइज बिकॉज ऑफ द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल वेल्स एंड हायर ऑयल प्राइसेस हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी कॉस्ट। कि जैसे जो है जब आपने उन ईस्ट में मिडिल ईस्ट वगैरह में जो है आपने वॉर शुरू कर दी, इराक में वॉर शुरू कर दी, तो वहाँ पे जो है फ्यूल के जितने भी जो है आपके पास ज़ख़ीरे थे वो सारे के सारे डैमेज हुए। जब वो डैमेज होना शुरू हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा कि आपके पास एनर्जी प्राइसेज़ आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? उसकी जो है कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब उसकी कॉस्ट प्राइस ऑयल की बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी तो इसी पे वेस्ट करती है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि हायर इंटरेस्ट रेट वर फेयर्ड बिकॉज़ ऑफ द सब्सटेंशियल फंडिंग नीडेड फॉर टू फाइनेंस द मिलिट्री स्पेंडिंग। Some of the more pessimistic predictions suggested that there would be a major world recession combined with a high inflation. Thus, MNCs were concerned about the potential higher cost of supplies and the potential impact of the US highest inflation or interest rate on exchange rates. ठीक है कि फिर क्या हुआ कि इसके साथ साथ जो है इंटरेस्ट रेट पे भी इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि वॉर के लिए कहीं ना कहीं से तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वो जब कंटिन्यूस चलेगी। तो जब इस किस्म की सिचुएशन आएगी कि जहाँ पे कंट्रीज में जो है
हायर इंटरेस्ट रेट होना शुरू हो जाएंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपकी कंट्रीज जो है पूरी तरह इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। और जब ये चीजें जो है कंट्रीज की सिचुएशंस खराब हो जाएंगी, तो एमएनसीज का क्या हो जाएगा कि उसका कॉस्ट जो है सप्लाईज बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस के हाई इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट का भी, जो एक्सचेंज रेट को डायरेक्टली जो है इफेक्ट करती है। So कहता है कि given all these uncertainty, MSCs restricted their expansion until the impact of the war on oil prices, the US budget deficit and the political relationship between the United States and other country was clear. कि तब तक जो है फिर यूएस एमएनसीज के पास एक लास्ट ऑप्शन क्या था कि उन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि कि कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेगा जब तक जो है यूएस की इकोनॉमी बेहतर ना हो जाए, वॉर की सिचुएशन पता ना चल जाए और ऑयल प्राइसेस जो है थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू ना हो जाए। तो जब तक ये चीजें नहीं हुई तब तक उसने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, एमएनसीज के बिजनेस उससे इफेक्ट होना शुरू हो गए। एफ हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का जो है हम कहते हैं कि इससे जो है उसके साथ कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक उसको जो है इम्पैक्ट करती है। किस तरीके से कहते हैं कि अनदर कंट्रीज रिस्क फैक्टर इज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी व्हिच कैन कॉम्प्लिकेट एन एमएनसीज बिजनेस। Although this factor may seem irrelevant, it was a major deterrent for MNCs that considered projects in Eastern Europe in the early 1990s. Many of the Eastern European governments were not experienced at facilitating the entrance of MNCs in their market. ये हो गया कि 1990s में सिचुएशन क्या थी, कहते हैं कि जो है वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं किया। उन्होंने जो है गवर्नमेंट्स ने उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया कि जी एमएनसीज जो है हमारे मुल्कों में नहीं आएगी, हमारी मार्केट्स में नहीं आएगी। तो उन्होंने जो है उनकी एंट्री को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना दिया और उनको जो है एंट्री जब नहीं मिल रही थी तो जाहिर सी बात है जब वो कुछ कंट्रीज में जो है वहाँ पे नहीं जा सकेंगे, ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, तो उसके जो है बिजनेसेस इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एमएनसी जो है किस तरीके से अपनी एक्सपेंशन करेगी, तो एक तरीके से ये भी उसको इफेक्ट करती है। करप्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। corruption can adversely affect an MNC's internal business, international business, because it can decrease the cost of conducting business or it can reduce revenue। ये हो गया कि अब अगर आप जो है करप्शन शुरू हो जाती है वहां पे जो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर जो है उस कंट्री में करप्शन बहुत हाई लेवल पे चल रही है तो वहां पे आपकी कॉस्ट बिजनेस के जो है बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको करप्शन देनी पड़ेगी हर लेवल पे, हर एक स्टेज पे। बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए आपको करप्शन करनी पड़ेगी, वहां पे जो लोगों को जो है ब्राइब पैसे देने पड़ेंगे। ठीक हो गया, जब करप्शन बहुत ज्यादा होगी तो आपके बिजनेस जो ऑपरेट नहीं कर सकते और आपके रेवेन्यूज भी जो है उससे कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन तो आपके रेवेन्यूज का क्या हो रहा है, आप जो है ब्राइब के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ करप्शन कैन अकर बिटवीन फर्म्स और बिटवीन अ फर्म and the government. For example, an MNCs may lose revenue because a government contract is awarded to a local firm that paid off a government official. तो क्या कि आपके पास जो करप्शन जो है फर्म्स के दरमियान भी हो सकता है या कंट्री और फर्म के दरमियान भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट और फर्म के दरमियान भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया कि अगर एक जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, ठीक हो गया, अब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लोकल बिजनेस को दे दिया। ठीक है, लोकल बिजनेस को क्यों दिया, क्योंकि उसने क्या किया था, उसको जो है पैसे दिए थे। जब उसने जो है उसको पैसे दिए थे तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया कि आप जो है बिजनेस को ऑपरेट करें। तो जब उसने उस प्रोजेक्ट को अवेल कर लिया तो जाहिर सी बात है एमएनसी क्या करेगी, एमएनसी तो उस प्रोजेक्ट को नहीं अवेल कर सकती, तो वो जो उससे इफेक्ट हो गया। सेकंड कहता है कि जी लॉज एंड देयर एनफोर्समेंट वेरी अमंग कंट्रीज, हाउएवर फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स इट इज इलीगल to make a payment to a high ranking government officials in return for political favors, but it is legal for US firms to contribute to a politician election campaigns। क्योंकि अब ये कहता है कि अगर हम लॉज और इसके इन्फॉर्मेंस को देखें तो वो भी सिचुएशन चेंज है कि अगर आप डायरेक्टली क्या करते हो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसे देते हो, ठीक हो गया, कि वो जो है उसके साथ जो है अपने पॉलिटिकल उसके फेवर करे, तो वो जो है अलाउड नहीं है, वो टोटली इलीगल। लेकिन अगर वही बंदा जो है क्या करता है कि उसके पॉलिटिकल कैंपेन्स में फंडिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है ताकि वो जो है गवर्नमेंट में आ जाए, तो अब वो चीज अलाउड है। इस किस्म की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। सो कहता है कि कंट्रीज करप्शन इंडेक्स इज डिराइव्ड बाय द मोस्ट कंट्रीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। The index for selected countries is shown in the exhibit in 16.1। कि इन्होंने जो है आपको एक जो है डायग्राम दी हुई है, टेबल दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। अच्छा कह रहा है कि जी 10 मैक्सिमम रेटिंग है हमारी, क्योंकि जितनी भी हाई रेटिंग जो है, जिसकी जितनी हाई रेटिंग है उसके अंदर करप्शन कम है। तो अगर टॉप पे देखें तो फिनलैंड है जहाँ पे सबसे कम करप्शन है 19.6, न्यूजीलैंड में भी कम है, डेनमार्क में भी कम चल रही है। अगर हम सबसे ज्यादा करप्शन देखें तो रशिया, मैक्सिको और इंडिया में पीक पे चल रही है। तो ये डिफरेंट रेशियोज ने इंडेक्सेस दिए हैं। अगर हम देखें तो अब अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे जाना चाहती तो उसके लिए जो है सबसे बेनिफिशियल सिचुएशन यही है कि वो इस चीज को एनालाइज कर ले कि सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ हो रही है। तो अगर वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली जो है मोल्ड कर सकती है तो वेल एनफ। अगर वो मोल्ड नहीं कर सकती तो उसके लिए वहां पे कोई भी सूटेबल जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उस कंट्री में जाए और ऑपरेट करे। सेकंड हमने कहा था कि कौन सा रिस्क फैक्टर है, हमने कहा था कि जी फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर है कि along with political factors, financial factors should be considered when assessing countries' risk.
वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इज द करंट एंड पोटेंशियल स्टेट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक हो गया कि फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ साथ एनालाइज करना चाहिए, और जो है फाइनेंशियल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंट्री की इकोनॉमी है कि वो कैसे है। An MNC that export to a country or develops a subsidiary in a country is highly concerned about the country's demand for its products. This demand is of course strongly influenced by the country's economy. ठीक हो गया कि आपकी जो है क्या होती है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के लिए क्या होता है, या जो है वो एमएनसी बनाती है, उसकी सबसे बड़ा मेजर चीज क्या है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और उस कंट्री में जो है उसकी डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है, वहाँ की इकोनॉमी पे। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो जो है डिमांड होगी, इकोनॉमी वीक है तो डिमांड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसको वो चीज महंगी पड़ रही है तो वो उसको कैसे अफोर्ड करेगी। So कहता है कि a recession in a country could severely reduce demand for the MNC's exports on products sold by the MNC's local subsidiary. In early 1990s and again in the 2000-2002, the European business performance of Ford Motor Corporation, Nike, Walt Disney, and many other US-based MNCs were adversely affected by a weak European economy. क्योंकि अगर जो है आपकी इकोनॉमी में रिसेशन चल रही है तो इसके ऐसे क्या हो जाएगा, आपकी जो है जितनी भी डिमांड है एक्सपोर्ट्स की वो भी कम हो जाएगी, आपकी जो है लोकल सब्सिडी जितनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है वो कम हो जाएगी। जैसे 90s और 2002 से 2002 की सिचुएशन के दौरान यूरोपियन बिजनेस की परफॉर्मेंस थी जो बहुत वीक चल रही थी। ठीक हो गया, क्यों वीक थी, ठीक हो गया क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक जा रही थी। जब उनकी इकोनॉमी वीक जा रही थी तो आपके पास जितने भी यूएस बेस्ड फर्म्स थे वो भी उससे इफेक्ट होना शुरू हो गए। सो कौन से इंडिकेटर्स आपके पास जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताती हैं ठीक हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो कहता है कि कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिनको जो है हम प्रीवियसली चैप्टर से पढ़ते आए हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू स्लो द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी एंड रिड्यूस डिमांड फॉर एमएनसीज प्रोडक्ट्स। ठीक है कि अगर आपके मुल्क में जो है हायर इंटरेस्ट रेट होंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं करेगी, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगी कि आपकी जो है जो डिमांड है मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स की वो कम हो जाएगी। Lower interest rate often stimulate the economy and increase demand for the MNC's product। और वहाँ पे अगर lower interest rate चलेंगे तो उनकी जो है इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती है, और वहाँ पे जो है डिमांड भी इसकी बढ़ सकती है क्योंकि लोग जब बिजनेस एस्टैब्लिश वगैरह कर सकते हैं, उनके लोगों की जो है जब अर्निंग ज्यादा होगी तो वो अफोर्डेबिलिटी भी उनकी ज्यादा हो जाएगी। एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ फॉर द कंट्रीज एक्सपोर्ट which in turn affect the country's production and income level। ठीक है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट, जाहिर सी बात है कि आपकी जो है प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स इसी पे डिपेंड करती हैं कि आपकी जो है अगर एक्सचेंज रेट कम है तो आपका प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, लोग बाहर कंट्रीज वाले आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो हाई है तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उनको जो है वो चीजें महंगी पड़ना शुरू हो जाती है। थर्ड हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैन इफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड देयरफॉर देयर डिमांड फॉर द मल्टीनेशनल गुड्स। सो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर उसकी इफेक्ट होगी, और उससे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एमएनसीज के जो है प्रोडक्ट की भी डिमांड भी जो है इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि it also indirectly affects a country's financial condition by influencing the country's interest rates and currency value. A high level of inflation may also lead to decline in economic growth। कि आपकी जो है इससे की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट और करेंसी की वैल्यू भी इफेक्ट होती है, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कंट्री की स्लो हो जाएगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी तो हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने की वजह से आपकी इकोनॉमी जो है मूव नहीं कर सकेगी। सो लास्ट में हम कहते हैं कि जी मोस्ट फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू फोरकास्ट। Thus, even if a multinational considers them its country's risk assessment, it may still make poor decisions but of an improper forecast of the country's financial factors. Some financial condition may be caused by political risk. For example, the September 11, 2001 terrorist attack on the United States affected US-based MNCs because of political risk and financial risk. Political uncertainty caused uncertainty about economic conditions, which resulted in a reduction in spending by consumers and therefore a reduction in cash flows of MNCs। ठीक है कि आपके पास क्या हुआ कि फाइनेंशियल फैक्टर्स जितनी भी है वो आपके इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ डिपेंडेंट हो जाती हैं, उससे साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक हो गया, वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर होंगी या बुरी हो, खराब हो जाएगी उससे। ठीक है, और सब जो हम हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी है वो क्या करती हैं कि अगर वो इस चीज को जो है रिस्क को कंट्री रिस्क को असेस करना चाहती है तो वो जो उसकी असेसमेंट अगर वो कर भी ले तो फिर भी क्या होगा कि उसके लिए जो है डिसीजन मेकिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है कि वो जो है कंट्री की फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी एनालाइज करे और उसकी जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी एनालाइज करे। जैसे अब वर्ल्ड वॉर ठीक हो गया, जैसे जो है इराक वॉर थी, या जो है उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सितंबर 11 का वाकया था, तो अब उसने जो है यूनाइटेड स्टेट की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उसको जो है इफेक्ट किया। पॉलिटिकली भी हमने देखा कि किस तरीके से वो इफेक्ट हुई, और हमने देखा कि फाइनेंशियली भी वो लोग किस तरीके से इफेक्ट हुए। तो आपकी जो है जितने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी। और जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो एमएनसीज के सारे इनफ्लोज वगैरह जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, जितने उसकी जो है
जनरेशन ऑफ फंड्स हो रही थी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जब उसके जो है इस तरीके से प्रॉफिट्स वगैरह रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो मल्टीनेशनल बिजनेस के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। सो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।